आज बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर की क्लास में मैं बच्चों आपको उदारवादी राष्ट्रवाद के संबंध में कुछ बताऊंगी। जैसा कि बच्चों हमने देखा ही था पिछले चैप्टर में कि किस तरह से कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उस समय इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय असंतोष जो इकट्ठा हो रहा था उसे एकदम विस्फोटक रूप लेने से रोकना। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व यानी अभय दीप की अवधारणा के अनुसार कांग्रेस पार्टी कार्य करती थी। फिर जो 1885 जो इसकी स्थापना के समय का पीरियड था उसमें कांग्रेस पर मुख्य रूप से उदारवादी नेताओं का दबदबा था। यह पीरियड जो था उदारवादी राष्ट्रवाद का ये लगभग 20 साल 1885 से लेकर सन 1905 तक का समय था। उदारवादी जो विचारक थे वो ब्रिटिश शासन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के हित में है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस, और वो भारत का एवं भारतीयों का अहित नहीं करेंगे। और ये जो नेता थे ये ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा राजभक्त या लॉयल थे, बहुत विश्वास था उनका ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों में। और ये जो उदारवादी नेता थे ये समझते थे कि ब्रिटिश शासन जो भारत में राज कर रहा है उसने भारतीयों के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं और यह शासन भारतीयों के पूरे हित में है। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि संचार के साधनों का विकास हुआ, भारत एक राजनीतिक इकाई बना और यातायात के साधनों का विकास हुआ, कई तरह के सुधारवादी कानून ब्रिटिश लेके आए थे। तो इन सब कारणों से उदारवादी राष्ट्रवादी विचारकों का ब्रिटिश शासन में बहुत विश्वास था। फिर ये जो उदारवादी विचारक थे ये क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे, मतलब ये कोई रेवोल्यूशन या एकदम सत्ता परिवर्तन या एकदम शासन परिवर्तन ऐसी कोई चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। उनका यह मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी, स्वशासन मिलेगा, लेकिन यह धीरे धीरे स्टेजेस में या विभिन्न चरणों में होना चाहिए। तो ये एकदम किसी बड़े परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। फिर उदारवादी का जो लक्ष्य था वह अल्टीमेटली भारत के लिए राजनीतिक स्वशासन था। वे चाहते थे कि भारतीयों को स्वशासन मिले, अपना राज मिले और भारत के लोग ही भारत का शासन चलाएं। लेकिन ये एकदम किसी परिवर्तन या तुरंत किसी परिवर्तन की इच्छा नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से सुधार हो और भारतीयों को अपना शासन प्राप्त हो। फिर उदारवादियों की जो कार्य प्रवृत्ति थी या कार्य पद्धति थी वो बहुत ही मॉडरेट उदार थी। जैसे कि वो प्रार्थना पत्र मीन्स रिक्वेस्ट, पिटिशन, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल जो ब्रिटिश शासन के सामने जाकर अपनी मांगों को रखे और अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराएं। तो बहुत ही मॉडरेट कहना चाहिए कि बहुत ही उदार इनका कार्य करने का तरीका था। और बच्चों जब हम बात करते हैं कि प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे तो सन 1885 से लेकर 1905 में जो प्रमुख कांग्रेसी नेता हुए हैं वो उनमें से A.O. ह्यूम का नाम आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी
गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इत्यादि, ये कुछ प्रमुख नेता हुए हैं जो कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हासिल थी इन्हें और बहुत प्रभावशाली थे ये नेता। लेकिन इनमें से सभी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ही लॉयल थे। दे वर वेरी मच लॉयल टू द ब्रिटिश रूल एंड वर इन फेवर ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड दे यूज्ड टू think that British government is best for the interest of the people of India. Now we see the criticism of this moderate nationalism. अब हम उदारवादी राष्ट्रवाद की कुछ आलोचनाएं देखते हैं। जो सबसे पहले इस संबंध में ये बात कही जा सकती है कि ब्रिटिश शासन ने अपने फायदे के लिए भारत में वे सभी कार्य किए जो ब्रिटिश शासन को बहुत फायदा पहुंचा सकते थे, और इस कारण से उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया और अन्य कई क्षेत्रों में उन्होंने भारत का शोषण किया। और जैसे कि ब्रिटिश शासन भारत के चतुर्मुखी विनाश का कारण था, लेकिन जो उदारवादी विचारक थे उनको यह लगता था कि वो जो भी कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं, वो भारतीयों के हित में है। दूसरी बात इनकी आलोचना में हम जो कह सकते हैं वो ये है कि उदारवादियों द्वारा जो राजनीतिक कार्य प्रणाली अपनाई गई थी, वो जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया अपन ने, वो स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल और याचना वाली पद्धति थी, और वो बहुत ही उदारवादी और बहुत ही माइल्ड पॉलिसी थी, और ब्रिटिशर्स पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। और ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की मांगों को सोल्व करने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं किया। बस ब्रिटिश सरकार ने वही किया जो उनके इंटरेस्ट को बेस्ट सूट करता था। फिर बच्चों हम देखते हैं कि जो इनके उदारवादी विचारकों के काम करने का तरीका था, उसने कांग्रेस में ही विरोध पैदा किया, और कांग्रेस में कई ऐसे नेता उभरे जो कि गर्मवादी थे और वे चाहते थे कि भारत को तुरंत आज़ादी प्राप्त हो और ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाएं। तो ये जो नेता थे उन्होंने उदारवादियों के काम करने की पद्धति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का नाम दिया कि ये भीख मांगने जैसी है, क्योंकि इनका ये मानना था कि यदि हम ब्रिटिश शासन के प्रति सॉफ्ट या नरम बने रहेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमें कुछ भी देने वाली नहीं है। तो ये थी बच्चों इनकी प्रमुख आलोचना। अब हम लास्ट में इनका योगदान देखते हैं मॉडरेट नेशनलिस्ट का योगदान, कि व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट किया। हालांकि ये बहुत फेवर में थे, बहुत प्रशंसक थे ब्रिटिश शासन के, लेकिन ब्रिटिश शासन की कमियों को इन्होंने जनता के सामने रखा और लोगों को उसके बारे में अवेयर किया। नेक्स्ट है बच्चों, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करी। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि मॉडरेट्स बहुत ही मॉडरेट थे, इनका कार्य करने का तरीका बहुत ही माइल्डली, बहुत सॉफ्ट था इनका कार्य करने का तरीका, और चूंकि ये ब्रिटिश शासन के प्रशंसक भी थे, लेकिन अल्टीमेटली इनका यह मानना था कि आज नहीं तो कल ब्रिटिश शासन को भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा और स्वशासन की स्थापना ही भारतीयों का अल्टीमेट टारगेट है। मतलब भारतीय स्वशासन की मांग ही इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। तो
उनके इस कारण से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता में वृद्धि करी, लोगों को इस भावना के साथ जोड़ने का कार्य करा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनके योगदान में, वो है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। बच्चों, ये जो स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल, याचना, इन सब माध्यम से जो अपनी बातें ब्रिटिश शासन के सामने रखते थे, उससे भारतीयों में जागरूकता आई, क्योंकि ये उदारवादी विचारक भारतीय लोगों की जनभावना को ब्रिटिश शासन के सामने रखते थे, और जो उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों को सुधार चाहिए थे, वो सुधारों की मांग ये ब्रिटिश शासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो डेफिनेटली इससे जो भारतीय नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। फिर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हम इनका मान सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने एक आधार तैयार किया। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, उसके बाद डेफिनेटली भारतीयों में ये विचार आया कि उन्हें संगठित होना है और ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना है। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई और बाद में जो नेता आए कांग्रेस के, तो उन्होंने एक बेस, एक आधार तैयार किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। और बच्चों, लास्ट इनका मेजर कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो एक्ट पारित किया था ब्रिटिश शासन ने भारत के लिए, वो इनके प्रयासों का नतीजा था। हालांकि इस एक्ट से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये एक प्रयास था ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की मांगों को पूरा करने की दिशा में। तो ये एक बड़ा योगदान था। तो जो मॉडरेट है, उनके संबंध में हमारा जो ये चैप्टर है, ये जो अध्ययन है, वो यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, वो कांग्रेस की गर्मवादी विचारधारा।